नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मुंगेर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई है। 967 कारतूस और आईईडी बम बरामद किया गया है। बड़ी साजिश नक्सलियों की थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। 967 कारतूस और आईईडी बम बरामद किया गया है। गुफा में छिपाकर ये कारतूस रखे गए थे। पैसरा गांव में सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। नक्सलियों के ठिकाने से कारतूस बरामद किए गए हैं। 56 mm का जो 788 गोली मिला है और 0.315 mm का 179 गोली मिला हुआ। इसके अलावा वहाँ कुछ नक्सली का कपड़ा, बर्तन और मेडिसिन और ये ट्रिगर मैकेनिज्म और जो पुराना वॉकी टॉकी, सीसीटीवी कैमरा, जो सब मिला हुआ है। और हम लोग वहाँ पर कुछ देर के लिए छापेमारी भी किया गया, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला। और अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंगेर से। संवाददाता अरुण, कितनी बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए ये? जी, मैं बता दूं कि ये कामयाबी जो है काफी अहम देखी जाती है, क्योंकि जो गोलियां हैं लगभग 900 से अधिक गोलियां का मिलना तथा नक्सल के 22 आईडी को मिलना, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं से बहुत अहम कामयाबी से माना जाता है। और जो सूचना मिली थी कि वहाँ के जो जोनल कमांडर है नक्सलियों के, उनकी आने की सूचना हुई थी, जिसके बाद जो है एसटीएफ तथा कोबरा बटालियन जो है एसपी के निर्देश पे उन्होंने वहाँ पे जाके सघन सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद ये कामयाबी मिली। जी अरुण, सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये कारतूस आए कहां से? क्योंकि मुंगेर अवैध हथियार के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, तो क्या ये सप्लाई लोकल थी या बाहर से अब सप्लाई की जा रही है? जी, मैं बता दूं, जो गोलियों की जो सप्लाई है वो अधिकतर बाहर से ही होती है। जो पिस्टल की सप्लाई होती है जिले से होती है। कई बार नक्सली जो मिले हैं, जो नक्सली पकड़ाए हैं, उन्होंने ये कहा भी है जो पिस्टल की सप्लाई जिले से ही हो जाती है। लेकिन जो लेटेस्ट वेपन है, जिसमें AK-47 या इंसास की जो गोलियां मिली है, वो सब इंसास की गोलियां जो है यहाँ सप्लाई नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं है कि बाहर से ही सप्लाई होती है, जिस बिंदु पे अभी जांच जो है वो चालू है। जी, तो क्या पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये गोलियों की सप्लाई हो कहां से रही है? जी, बिल्कुल सही बात है कि वो पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अहम बात है कि जो सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे, ताकि उतनी बड़ी मात्रा में गोलियों का भंडारण करना। और मैं ये भी बता दूं कि जंगल में अब 2 कैंप खुल गए हैं, जिसके बाद जो नक्सली हैं वो बैकफुट पे चले गए हैं। और नक्सली हमेशा यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से फिर से अपनी दबदबा को कायम करने के लिए कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, जिसको लेके ही ये छापेमारी की गई थी और ये कामयाबी मिली। जी अरुण, सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियार तो बरामद किए गए हैं, लेकिन जिन्होंने ये हथियार छिपा कर रखे थे या फिर जो नक्सली मुंगेर के इलाके में घूम रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? जी, मैं बता दूं कि जो नक्सल है, जो जंगल का जो क्षेत्र है, वो काफी विहंगम है और सुरक्षा बल से पहले उनको जानकारी हो जाती है कि यहाँ पे पुलिस की छापेमारी होने वाली है। इस स्थिति में वो अपने वेपन्स, अपने जितने भी सामान है, उनको छुपा के वो वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे हालत में सामान को ही उनको छापेमारी कर बरामद कर लेना, ये कहीं बहुत बड़ी अहम कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि नक्सलियों का जो जंगली इलाका है काफी विहंगम होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सदन की दूसरी पाली में भी उत्कृष्ट विधायक को लेकर चर्चा चल रही है। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी की तरफ से प्रस्ताव दिए गए, जिस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सदन में उस दौरान अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। सदन में उस दौरान जेडीयू का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था। जेडीयू के साथ ही पूरा विपक्ष भी नदारद था, लेकिन उसी वक्त जेडीयू विधायक सदन में ही मंत्री श्रवण कुमार के कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। जब सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने के सवाल पूछे गए, तो जेडीयू के विधायकों से जब यह सवाल पूछा गया, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और जेडीयू के 2 विधायक ने कैसे सफाई दी, आप भी सुनिए, जिनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कार्रवाई दूसरे हाथ में जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद थे, लेकिन पूरा विपक्ष गायब था। साथ ही जेडीयू के विधायक भी नदारद थे सदन की कार्रवाई के दौरान। इसीलिए सवाल उठने लगे कि क्या
कोई खास खिचड़ी पक रही है क्या बिहार विधानसभा के बहाने बिहार की सियासत में? 2 जेडीयू विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज जी मौजूद हैं और मनोज जी मौजूद है। पंकज जी, आप लोग आज सदन की कार्रवाई में सेकंड शिफ्ट में क्यों नहीं आप लोगों ने भाग लिया? एक तो हम लोग को पता था लेट से शुरू हुआ था, कोई ऐसा मामला है नहीं, इसलिए हम लोग लेट से आए हैं। वो ऐसा कोई मामला ही नहीं है जो कि सदन की कार्यवाही में हम लोग को भाग लेना ही था, कोई दिक्कत नहीं था, मगर लेट से हम लोग के आने के कारण। एक भी विधायक को जानकारी नहीं है मनोज जी? अब एक की विधायक के बारे में तो नहीं कहता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि थोड़ा लेट पहुंचे, और थोड़ा क्या 10 मिनट में तो कार्रवाई समाप्त हो गई। लेकिन कल उत्कृष्ट विधायक को लेकर आज चर्चा होनी थी सेकंड हाफ में, सब विधायकों को मालूम था, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू के विधायक का न पहुंचना, पूरा विपक्ष का नदारद रहना, कोई बड़ा संकेत है क्या? नहीं, कोई संकेत नहीं है, सब ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लेट से आए हैं जिसके कारण कि सदन में विधायक ही लेट हो गए। अब लेट हो गया, 10 मिनट में तो सदन का कार्यवाही खत्म हो गया है, तो उसमें क्या मनोज जी कुछ खास बात? नहीं, ऐसा अभी कोई बात नहीं। कोई निर्देश मिला था क्या? कोई निर्देश नहीं, पार्टी की तरफ से कोई निर्देश किसी को नहीं था। तो देखिए, जेडीयू के 2 विधायक हमारे साथ मौजूद थे, दोनों ने यही तर्क दिया कि कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी देर से पहुंचे। वजह साफ था, आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है और सेकेंड हाफ का, तमाम विपक्ष ने तो वॉकआउट कर ही दिया था, साथ ही जेडीयू के विधायक भी सदन कार्रवाई से नदारद रहे। इसी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अग्निपथ योजना के बहाने कहीं जेडीयू आरजेडी के नजदीक तो नहीं आ रहा है। भले ही विधायक खुलकर ना बोले, लेकिन आरजेडी के विधायक ने साफ साफ संकेत दिया कि ये एक अच्छा संकेत है आने वाले समय में महागठबंधन के लिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू ने जानबूझकर दूरी बनाई, उत्कृष्ट विधायक के चर्चा से दूरी बनाई। उत्कृष्ट विधायक के चुनाव पर है आपत्ति। सभी विधायकों को निर्देश दिए गए थे कि चर्चा से दूर रहे, और तय रणनीति के तहत विधायकों ने सदन में चर्चा से दूरी बनाई है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? क्या वाकई जेडीयू के विधायकों ने जानबूझकर दूरी बनाई? देखिए अली, निश्चित तौर पे कोई एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जेडीयू के तमाम विधायक अचानक से नदारद होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब भी जेडीयू के विधायक हो या फिर मंत्री, अगर उनसे ये सवाल पूछा गया भाई जेडीयू के विधायक दूसरे हाफ में क्यों नहीं शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी ही नहीं मिली, जबकि खबर ये थी कि 27 तारीख को इस बात को लेकर तय कर दिया गया था कि उत्कृष्ट विधायक को लेकर सदन के दूसरे हाफ में चर्चा होगी। बावजूद इसके जेडीयू के विधायकों का न शामिल होना ये साफ साफ संकेत है कि जेडीयू उत्कृष्ट विधायक को लेकर जो आज चर्चा होनी थी उससे वो संतुष्ट नहीं है, उससे नाराज है। इसी वजह से जेडीयू के तमाम विधायकों ने दूरी बनाई, और जिस समय सदन की कार्रवाई चल रही थी उस समय जेडीयू के 2 मंत्री भले ही शामिल थे, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों मंत्री भी उठकर चले गए। तो इससे साफ है कि कोई न कोई बड़ा संकेत मिला है जेडीयू के विधायकों को कि सदन की दूसरी हाफ की जब कार्रवाई शुरू होगी और उस विधायक को लेकर चर्चा होगी तो उसमें शामिल नहीं होना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट में विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि कोरम पूरा नहीं होने की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। संजय सरावगी जब इस मामले में बोलने के लिए उठे उसके विधायक को लेकर, उन्होंने काफी देर तक बोला, लेकिन उसके बाद जो कोरम पूरा नहीं हुआ इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, लगभग सेकंड हाफ की शुरुआत होने के पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम अग्निपथ योजना को लेकर सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर इसकी मंजूरी नहीं मिल रही है। और उन्होंने नीतीश कुमार को भी साफ साफ चुनौती दी थी कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें, आप अपनी तस्वीर साफ करें, और अगर आप अपनी स्थिति साफ करते हैं तभी ये साफ होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर आपकी राय क्या है। और ठीक उसके दूसरे हाफ में विपक्ष के तमाम विधायकों ने जब वॉकआउट किया, उसके बाद जेडीयू के विधायक में नदारद हो गया। अचानक से इस घटनाक्रम के बाद विधानसभा के अंदर भी एक चर्चा का बाजार गर्म हो गया, और उसी बीच में एक जेडीयू आरजेडी के विधायक ने यह भी कह दिया कि ये अच्छा संकेत आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी के लिए। तो जाहिर सी बात है, कई तरह की चर्चा है, कई तरह के अचानक बिहार के सियासत में तेज हो गए। बीच में धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक मार्ग भी पहुंचते हैं, और उसी बीच में बिहार विधानसभा के दूसरे पाली में इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है जो जेडीयू के तमाम विधायक एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी, और उस बैठक में जेडीयू के विधायक नदारद रहते हैं। अली, चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और नेपाल के इटहरी में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे अररिया में बकरा और नूना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण इटहरी नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। नेपाल से सटे अररिया के सीमावर्ती इलाकों में नदियों का जल स्तर अब बढ़ जाएगा, क्योंकि नेपाल में हुई भारी बारिश का
सीधा असर अररिया के बकरा और नूना नदी पर पड़ता है। बकरा और नूना नदी के जल स्तर में भी वृद्धि होते ही तटीय इलाकों में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि अररिया के सिकटी प्रखंड के पढ़ैया पंचायत पहले से ही बाढ़ प्रभावित है। और बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार में दोहरा संकट सताने लगा है। एक तरफ महानंदा के जल स्तर को लेकर डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में भीषण कटाव से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। कई गांवों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोग अपना आशियाना खुद उजाड़ कर दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं। जिले के डीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो है क्या हो रहा है? देखिए सर, आज 3 दिन से कटाव यहाँ पे जारी है। अब तक कोई मतलब पदाधिकारी जो है महानंदा वाला कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं आया है। लोगों का घर इसमें भीषण रूप में समा चुका है। कोई भी अभी तक में सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक में कोई भी अफसर सब देखने के लिए नहीं आया। अभी घर तोड़ के कहाँ? घर तोड़ के बांध के तरफ चले। आज वीसी में निर्देश दिया है, एसडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ पहुँच गई है। वो बोट से पानी में उतर करके सीओ पूरे क्षेत्र का वीडियोग्राफी करवाएंगे और जहां जहां उन्हें आवश्यकता महसूस होगी वो आज हमें प्रतिवेदित करेंगे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री सीएम आवास पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर पटना से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए और एक अन्य मार्ग पर सीएम नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हो रही है। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापा मारा है। संजीव रंजन के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बिहार मेडिकल सर्विसेज के जीएम हैं संजीव कुमार। पटना में 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो संजीव रंजन के ठिकानों पर छापा चल रहा है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अलीम, जो भ्रष्ट और धन कुबेर विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। आज सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो उद्यान विभाग के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करी और इधर दूसरी तरफ अभी से थोड़ी देर पहले संजीव रंजन जो जनरल मैनेजर बताए जा रहे हैं बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इनके 3 ठिकानों पर शास्त्री नगर में, इसके अलावा फ्रेंड्स कॉलोनी आसियाना दीघा रोड में और इसके अलावा रामकृष्णा नगर में 3 ठिकानों पर इनके यहाँ छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला अभी से थोड़ी देर पहले डीएसपी लेवल, एएसपी लेवल के ऑफिसर जो है वो छापेमारी का नेतृत्व कर छापेमारी शुरू हुई और निश्चित तौर पर जैसे जैसे छापेमारी का समय आगे बढ़ेगा, जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि प्राइमा फेसी आय से अधिक काफी संपत्ति का ये मामला है। आलीशान और भव्य मकान, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार जो फोटोग्राफ्स मिले हैं इनके खिलाफ, उसी आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में एफआईआर लॉन्च किया था इनके खिलाफ और न्यायालय से जब अनुमति मिली है उसके बाद आज ये छापेमारी चल रही है। देखना होगा छापेमारी जब खत्म होती है तो संजीव रंजन के आय से अधिक कुल कितनी संपत्ति मिलती है। जी अलीम। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर मद्य निषेध विभाग ने गंडक नदी में सर्च अभियान चलाया है, जिसमें शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली गई है और ड्रोन के सर्च ऑपरेशन की यह तस्वीर गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के देरा इलाके की है। गोपालगंज की टीम के साथ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की टीम ने भी छापेमारी की है। नदी का जल स्तर बढ़ने से उत्पाद विभाग का सर्च ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा रह रहा है, लेकिन पूरी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की एक्साइज टीम द्वारा संयुक्त रूप से बैकुंठपुर दियारा क्षेत्र में छापामारी सुबह से की जा रही है। तो वहाँ पे चुलाई भट्टी भी मिला है और किन्वित गुड़ का पास भी मिला है। अभी भी वहाँ पे छापामारी जारी है।
वैशाली पुलिस को इधर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कंटेनर में रखे विदेशी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कंटेनर हाजीपुर लाया जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मारमाला चौर में 26-27 की रात्रि में एक कंटेनर मिला था गुप्त सूचना के आधार पर। कंटेनर का जब जांच कराया गया तो उसमें कुरकुरे लदा हुआ था। कुरकुरे के अंदर में विदेशी शराब था, अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब था। करीब 5000 कुछ लीटर विदेशी शराब उसमें बरामद हुआ है। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई है। जो कंटेनर मिला था यूपी नंबर का कंटेनर था। कहाँ से प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर बेऊर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बंद 37 कैदियों को कोरोना हुआ है। वार्ड 24 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। बेऊर जेल सुपरिटेंडेंट ने इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है और बेऊर जेल में 37 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने विवादित बयान दिया है। हत्या पर पशुपति कुमार पारस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ा स्टेट है, कुछ ना कुछ होता है। हत्या पर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। दरअसल हाजीपुर में पिछले दिनों नीलम ज्वेलर्स में लूटपाट के दौरान दुकान के मालिक सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंत्री जी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। वहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। मंत्री जी के इस बयान से समझा जा सकता है कि वैशाली में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर वो कितने गंभीर हैं। हालांकि मंत्री जी ने वैशाली के एसपी से फोन पर बात की और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।